सवाल है मुद्रास्फीति एवं मौद्रिक नीति। चलिए जानते हैं। वह स्थिति जब निश्चित समय अवधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में समान स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती है, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहते हैं। चलिए, सवाल की अगर बात करें तो वस्तु की मांग ऊपर की ओर जा रही है। अब वस्तु की आपूर्ति अगर कम रही है तो बराबर में क्या होगा पता है? वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और ये उसी को कहेंगे मुद्रास्फीति। कॉमन चीज है। अगर मान लीजिए वस्तु की मांग बढ़ रहा है और वस्तु की आपूर्ति जो है घट रहा है, ठीक है, आपूर्ति घट रहा है, तो उसकी कीमत क्या है? बढ़ जाएगी। वस्तु की कीमत क्या होगी? ऊपर की ओर जाने देगा, बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी उसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर की जाती है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे उपभोक्ता मूल्य सूचांक, थोक मूल्य सूचांक तथा श्रमिकों के जीवन निर्वाह सूचांक के आधार पर करते हैं। तो औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचांक अगर पूछेगा, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, कौन जारी करता है? तो हम बताएंगे श्रम ब्यूरो ने जारी करता है। यहाँ पे जो श्रम ब्यूरो देख रहे हैं ये जारी करता है। ये हम चलते हैं और सुनना है कि औद्योगिक उत्पादन सूचांक जो होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन होते हैं, इंडेक्स जो होते हैं, का आधार अगर वर्ष पूछे, ईयर पूछे, तो बताना है 11 12 बता देना, मतलब 2011 और 12 बता देना है। चलिए ये हो गए। और सुनिए, मुद्रास्फीति के कारण अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होता है? तो इन्फ्लेशन जो होते हैं, मुद्रास्फीति जो होते हैं, इसका कारण होता है कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। वस्तु का जो मूल्य होता है, प्राइस जो होता है, वो वृद्धि हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। अब मुद्रा के मूल्य में जो है कमी आ जाती है, मुद्रा का जो पैसा है उसका कम जाएगा, उसी को हम मुद्रास्फीति कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे। अब बात करते हैं कि फिलिप्स वक्र, फिलिप्स वक्र कहिए, कर्व कहिए, क्या दर्शाता है? तो इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति, यही दर्शाता है। एवं बेरोजगारी दर के मध्य जो संबंध होते हैं वो दर्शाता है। तो बेरोजगारी दर का जो रेट होता है वो समझाएगा, नहीं तो मुद्रास्फीति जिसे हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो देखिए, अप्रैल 2014 से पहले की हम बात करते हैं। तो अप्रैल 2014 से पहले थोक मूल्य सूचांक जो है, जिसे हम WPI बोलते हैं, वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय मौद्रिक नीति जो होते हैं, पॉलिसी जो होते हैं, का निर्धारण मानक था। तो भारतीय मौद्रिक नीतियों का निर्धारण जो मानक था वो हमारा रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया था, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है, जिसे WPI बोलते हैं। तो देखिए, 2014 से पहले थोक मूल्य सूचांक जो होते थे WPI, वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा थे, जो कि मौद्रिक नीतियों का निर्धारण मानक माना जाता था। ये हो गए, समझ गए। और सबसे बड़ी बात है कि मौद्रिक नीति को हम लोग क्या कहते हैं पता है? मॉनेटरी पॉलिसी कहा जाता है। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश के पश्चात इसे बदलकर उपभोक्ता मूल्य सूचांक, जिसे CPI बोला जाता है, कर दिया गया। पहले जो था WPI था, वो भी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया गया था। कौन सी? मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण हुआ था। लेकिन बाद में क्या होता है, यही मॉनेटरी पॉलिसी का जो निर्धारण मानक था वो हो गया CPI हो गया। याद रखिए, जो कि उर्जित पटेल समिति के सिफारिश पर हुआ था। देखिए, इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा कि वाणिज्य बैंक जो होता है, जिसे हम कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? तो जो भी कॉमर्शियल बैंक बने हैं वो किस माध्यम से सरकार को उधार देती है? ठीक है, सरकार को किस माध्यम से उधार देगा? तो वो बताया जाता है कि संविधिक, संविधिक मतलब होता है वैधानिक, वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में उसके माध्यम से ही देगा। तो तरलता रेशियो के माध्यम से ही दिया जाता है, जिसे हम SLR बोलते हैं। एस से होता है स्टेट्यूटरी बोल दीजिए, लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं SLR को। इस माध्यम से बैंक को, कॉमर्शियल बैंक से सरकार को दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये जो है, जैसे कि बैंक द्वारा कुछ राशि जमा कर दिया जाता है, इसीलिए उसी राशि में से दिया जाता है, उसी को कहा जाता है SLR, जिसे स्टेटरी, ठीक है, स्टेट्यूटरी बोलते हैं, याद रखिएगा, लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में जो है सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? तो सावधिक जमाएं का है। सावधिक जमाएं मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे कहते हैं, मतलब जो जमा होता है, वैधिक रूप से जमा होता है, उसी को कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लीजिए। यहाँ पे लिखा है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन बोलते हैं,
ठीक है, इन्फ्लेशन। तो मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थित क्या दर्शाता है? तो गतिहीन स्फीति दर्शाता है, मतलब स्टेफ्लेशन दर्शाता है। सवाल क्या है कि ऋण की सीमाओं में, अगर ऋण ले रहे हैं उसकी सीमा जो है में परिवर्तन करना शाख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग द्वारा संभव है? तो हम जानते हैं गुणात्मक शाख नियंत्रण की प्रयोग द्वारा संभव है, ठीक है। तो गुणात्मक शाख नियंत्रण कहलाएगा। अगर मान लीजिए अपस्फीति, जिसे हम मुद्रा संकुचन भी बोलते हैं, तो अपस्फीति को हम बोलते हैं डिफ्लेशन, जैसे मुद्रास्फीति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। अपस्फीति को बोलते हैं डिफ्लेशन। के कारण बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर में सतत गिरावट आना, मतलब लगातार एक तरह से गिरावट आ रहा है। वस्तु हो एवं सेवा में समान रूप से कीमत स्तर में क्या होगा? गिरावट आने लगेगा, तो उसी को कहेंगे डिफ्लेशन कहेंगे, ठीक है, अपस्फीति कहेंगे। तो मुद्रास्फीति, अपस्फीति समझ गए। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। मतलब सोचिए, भारत सरकार द्वारा चाहे गया तो 5 वर्ष में जो है एक बार ये मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है। तो मुद्रास्फीति के बारे में तो हम जानते ही हैं। इस लक्ष्य के तहत जो है 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 तक, ठीक है, की अवधि के लिए 4% उपभोक्ता मूल्य सूचांक निर्धारित किया गया है। मतलब इसी के लक्ष्य के हिसाब से अगर 5 अगस्त 2016 से लेके 31 मार्च 2021 तक जो है 5 वर्ष के लिए होता है, तो 4% उपभोक्ता मूल्य सूचांक निर्धारित किया गया है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों 2% का, अर्थात अधिकतम 6% मतलब जोड़ा गया है इसमें या घटाया गया है, न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। मतलब 4% है ना जी, 4% में 2% जोड़ दीजिए तो 6% हो जाएगा अधिकतम, नहीं तो घटा दीजिए 2% तो न्यूनतम 2% का उतार चढ़ाव हो सकता है। मतलब उतार चढ़ाव 6 और 2 का हो सकता है। मुद्रास्फीति के इस लक्ष्य को भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम जो है 1934 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए पिछले 5 वर्षों के समान स्तर पर रखा गया है। मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक जो है को जो समय अवधि है या समय काल है, उसके 5 वर्षों के समान स्तर पर रखा गया, समान रूप से रखा गया है, बदलाव नहीं हुआ इसमें। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अभी कौन सा अधिनियम? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत। तो देखिए, अस्थायी मुद्रास्फीति, अस्थायी मुद्रास्फीति को कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, तो खाद्य पदार्थ तथा ईंधन घटकों को नहीं किया जाता है। मतलब अस्थायी मुद्रास्फीति की गणना में नहीं शामिल करेंगे, मतलब इन्फ्लेशन में नहीं शामिल करेंगे। कौन इन्फ्लेशन में? तो खाद्य पदार्थ को और ईंधन घटकों को नहीं करेंगे, जो खाद्य पदार्थ खाने वाला होता है उसको। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? तो हम जानते हैं, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का जो है समीक्षा की जाती है, तो प्रत्येक 2 माह के उपरांत की जाती है, प्रत्येक 2 महीने के उपरांत किया जाएगा। अगर मान लीजिए बोल दे कि नगद आरक्षित अनुपात, क्या बोले? नगद आरक्षित अनुपात, जिसे कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, और खुला बाजार कार्रवाई, जिसे ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है, साधन है। तो मौद्रिक नीति का ही तो साधन है, मॉनेटरी पॉलिसी का ही तो साधन है, ठीक है। दोनों, खुला बाजार कार्रवाई और नगद आरक्षित अनुपात, दोनों अगर हो तो हम बताएंगे ये साधन जो है मौद्रिक नीति का है। मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण जो है भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही तो किया जाता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा? आरबीआई द्वारा। अगर मान लीजिए रेपो दर की बात करें, रेपो रेट की बात करें, का नियमन जो है कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, आरबीआई करता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सुनिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि, जो रिजर्व राशि है, का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है, CRR कहलाता है। अब CRR बताइए क्या है? अभी जस्ट पढ़े हैं,
ठीक है? तो हम जानते हैं कैश रिज़र्व रेशियो कहते हैं, कि कैश रिज़र्व रेशियो कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात को। अगर जब भारतीय रिज़र्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात जिसे सीआरआर बोलते हैं, है ना? में वृद्धि की घोषणा करता है, मतलब सीआरआर जो है इसके बारे में वृद्धि हो रही है, तो उसके बारे में जो भारतीय रिज़र्व बैंक है वो घोषणा करता है। तो इसका क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य है? तो वाणिज्य बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा की कमी होगी। तो उधार देने के लिए मुद्रा जो मनी है उसकी कमी होगी। इसलिए ये जो है घोषणा करता है। वह ऋण पत्र जिसके धन वापसी की समय सीमा निश्चित हो, उसे कहा जाता है तो शोधनीय ऋण पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? शोधनीय ऋण पत्र है। ऐसे याद कर लीजिए, शोध होगा तभी तो ऋण पत्र मिलेगा। तो कब होगा? जब वह ऋण पत्र जो है धन वापस का समय निश्चित होगा, तभी धन वापस करने का समय बता दिया जाएगा। तो उसी को हम शोध करेंगे तभी तो पता चलेगा। तो शोधन ऋण पत्र कहते हैं। ऐसे याद रखिए। छेली हेलीकॉप्टर मुद्रा एक आया था, जिसे हम हेलीकॉप्टर मुद्रा भी बोल सकते हैं, कि अवधारणा का प्रतिपादन जो है सर्वप्रथम अमेरिकी जो एक अर्थशास्त्री हैं मिल्टन फ्रीडमैन ने किया था। तो देखिए, राज्य भविष्य निधि जिसे स्टेट प्रोविडेंट फंड जिसे बोलते हैं, राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो प्राप्त करती है मुद्रा किस कोष में जमा किया जाता है, मतलब किस भंडार में जमा किया जाता है? तो सार्वजनिक लेखा निधि द्वारा जमा किया जाता है। तो सार्वजनिक निधि में जमा किया जाता है। लेखा निधि एक होता है, उसमें जमा किया जाता है। चलिए, ये बात हो गई। भारत में मुद्रास्फीति मापन की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचांक है, जिसे सीपीआई बोला जाता है। अब सीपीआई को बताइए क्या होगा? यदि किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए, मांग की अपेक्षा अगर आपूर्ति मिलने लगे, अधिक हो जाए, तो इसकी कीमत में गिरावट आ जाती है। और सही बात है, अगर आपूर्ति अधिक हो जाएगा और मांग की अपेक्षा मांग जो है उससे ज़्यादा आपूर्ति अधिक हो जाए, तो क्या होगा? उसे हम मुद्रा संकुचन कहेंगे। अब मुद्रा संकुचन मतलब कि अपस्फीति कहेंगे, मतलब डिफ्लेशन कहेंगे। ऑपरेशन ट्विस्ट ऑपरेशन ट्विस्ट जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो रिजर्व बैंक के द्वारा ही शुरू किया गया था। चलिए, अनुसूचित वाणिज्य बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उसे कहा जाता है, आधार दर कहा जाता है, बेस रेट कहा जाता है। और सुनिए, उपभोक्ता मूल्य सूचांक की गणना किस आधार पर की जाती है? वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर की जाती है। तो वस्तु हो या सेवा हो, दोनों की कीमत के आधार पर की जाती है। अगर बात करें भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो उपभोक्ता कीमत सूचांक है, जिसे सीपीआई बोला जाता है। आप किसी भी एंगल से ले सकते हैं सीपीआई का, लेकिन ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो सीपीआई के तहत ही तो होगा जो भी होगा। अब इसी में चले आइए, उपभोक्ता मूल्यांक सूचांक जिसे सीपीआई बोला जाता है शॉर्ट में, किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, सीएसओ के द्वारा किया जाता है। ये सब हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए याद होना चाहिए। फुल सूचांक जो है जिसे हम डब्ल्यूपीआई बोलते हैं, एक हम पढ़े थे सीपीआई, तो सीपीआई तो हम समझ गए, और पीआई तो होल सेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, किसे? डब्ल्यूपीआई को। ये क्या है? थोक मूल्य सूचांक है। और अगर आधार वर्ष पूछेगा कि डब्ल्यूपीआईएल जो था उसका आधार वर्ष बताइए, तो 2004 और 5 से बदलकर क्या कर दिया गया था? 11-12 कर दिया गया, मतलब 2011 और 12 में किया गया। ये किस समिति के तहत किया गया? सौमित्री चौधरी समिति के तहत किया गया। सौमित्री चौधरी समिति के तहत किया गया था। बदल दिया गया था, 4-5 का चलता था उस समय, अब हो गया 11-12 के वर्ष ईयर पूछेगा तो 11-12 हो गया। किसका? डब्ल्यूपीआई का। वस्तुओं की थोक कीमत सूचांक श्रेणी को जो है संशोधित करने हेतु कार्यकारी समूह का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अभिजीत सेन को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? अभिजीत सेन को बनाया गया था। अब यहाँ पे देखिए, विदेश वाणिज्य उधारी, ठीक है, एक्सटर्नल कमर्शियल
बोरिंग बोल दीजिए, जिसे ECB बोलते हैं। वो जो है कौन विनियमित करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। सब लगभग भारतीय रिजर्व बैंक ही करेगा। विदेशी वाणिज्य उधारी की अगर बात करें, जिसे ECB बोलते हैं, ये भारतीय रिजर्व जो है बैंक जो है विनियमित करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का जो है परिणाम क्या होता है, तो बाजार की तरलता बढ़ जाती है, बाजार की जो स्तर है वो बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं आधारित ऋण प्रणाली को समाप्त कर वर्ष 2016 में, कब 2016 में सीमांत निधि लागत पर आधारित ऋण दर जो है, जिसे MCLR बोलते हैं, सीमांत निधि लागत पर जो है आधारित ऋण दर, जिसे हम शॉर्ट में MCLR बोलते हैं, को लागू किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों, मतलब कमर्शियल बैंक की जो है कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग कहलाता है नगद आरक्षित अनुपात, जिसे CRR बोला जाता है, मतलब कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। फास्ट चलेंगे। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है क्या कहलाता है, तो रिजर्व रेपो दर कहलाता है, RRR कहलाता है, RRR कहलाता है। अगर बात करें वित्त क्षेत्रक सुधार पर, नरसिम्हन जो समिति है ने क्या सुझाव दिया था, तो वो दिया था SLR तथा CRR कम करने का, ठीक है, मतलब वैधानिक तरल अनुपात को तथा नगद आरक्षित अनुपात को कम करने का बात कहा गया था। तो SLR और CRR को जो है कम करने का सुझाव दिया था। अब सुनिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है, मौद्रिक तरलता में कमी आती है, मतलब उसका लिक्विडिटी जो होते हैं उसमें कमी आती है मौद्रिक में, ठीक है। मौद्रिक नीति समिति जो होता है, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं, का जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो रिजर्व बैंक का गवर्नर ही मौद्रिक नीति का होगा, मॉनेटरी पॉलिसी का अध्यक्ष होगा। अब सुनिए, मौद्रिक नीति समिति जिसे हम MPC बोलते हैं, जिसे मॉनेटरी, ठीक है, पॉलिसी कमेटी के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य जो हैं RBI के प्रतिनिधि होते हैं, RBI की तरफ से होते हैं, और अन्य 3 सदस्य जो होते हैं जो नियुक्त किए जाते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा होते हैं। तो 3 केंद्र के तरफ से और 3 आपके रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि होते हैं। ये मौद्रिक नीति समिति के 6 सदस्य होते हैं, क्योंकि 3 रिजर्व, 3 केंद्र सरकार का, तो 3 RBI का। तो ये हो गए। चलिए, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भारतीय वित्तीय बाजार, जिसे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पे ज़्यादा समय नहीं देंगे और सोच रहे हैं जितना जल्दी हो सके खत्म हो जाए। इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं है, 29 पेज का है, जो कि हम 12 पेज तक तो हो चुका था, जो कि मैं अपलोड कर चुका हूँ, और बाकी है। तो चलिए खत्म करते हैं और कोशिश करते हैं। इससे पहले एक बात जान लीजिए, KR जो वेणुगोपाल थे, तो KR वेणुगोपाल समिति का गठन हुआ था, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किया गया था। वो भी पता है क्यों? क्योंकि केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था, ठीक है, केंद्रीय जो मूल्य निर्धारण होता उसके लिए किया गया था। तो कौन सी समिति? तो KR वेणुगोपाल। ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता मतलब खरीद और बिक्री करने वाले लोग नियमित रूप से, अगर मान लीजिए किस रूप से, नियमित रूप से अगर हैं, तो वो वित्त का विनिमय है। विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज, तो वित्त मतलब फाइनेंस मतलब पैसा कौड़ी, ये हम जानते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करते हैं, और यही करते हैं तभी तो वित्तीय बाजार कहलाती है। क्या कहलाती है? वित्तीय बाजार कहलाती है, मतलब फाइनेंशियल मार्केट कहलाता है। क्लियर हो गए? इसके अंतर्गत अगर देखा जाए, किसके अंतर्गत? वित्तीय बाजार के अंतर्गत देखा जाए तो मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, मुद्रा मतलब पैसा मार्केट कहिए, पूंजी मार्केट कहिए, कैपिटल कहिए, और वायदा बाजार कहिए, विदेशी जो एक्सचेंज होते हैं फाइनेंस, उसकी बात करते हैं, तो विदेशी विनिमय होता है, जो कि बाजार हम कहते हैं, तो विदेशी विनिमय बाजार, मार्केट कहिए, एक्सचेंज ऑफ मार्केट कर सकते हैं, विदेश का जो मार्केट एक्सचेंज होता है उसकी बात करते हैं, इत्यादि सभी आते हैं। मुद्रा बाजार से लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है पता है? 1 वर्ष से कम अवधि होती है।
मतलब ऋण लेना है मुद्रा बाजार से, तो आपको 1 वर्ष से कम होगा। अल्पकालिक बोलते हैं उसे, अल्पकालिक मतलब कम, तो 1 वर्ष से भी कम होगा। चलिए ये समझ गए। विश्व में कॉल मनी मार्केट एक होता है, ठीक है? तो विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र अगर पूछे किस बाजार को माना जाता है, तो हम बताएँगे लंदन मनी मार्केट को सबसे ज़्यादा माना जाता है, मनी मार्केट, याद रखिएगा। तो मुद्रा मार्केट भी बोल सकते हैं। तो कॉल मनी की अगर बात करें विश्व में, तो सबसे बड़ा केंद्र हमारा मार्केट के रूप में लंदन मनी मार्केट है। और सुनिए, औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? तो शेयर और डिवेंचर को किया जाता है। तो शेयर बाजार तो हम समझते हैं, सुने हैं कि नहीं? और डिवेंचर दोनों मार्केट को हम शेयर करते हैं, मार्केट इसमें आप बोल सकते हैं। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब जानबे करते हैं, विनिमय। तो सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था? तो वो किए थे राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू किए थे, वो भी 2008 में शुरू किए थे। अब वायदा कारोबार आ रहा है, वायदा बाजार आ रहा है, माइंड में चल रहा होगा, तो ये है क्या? बता सकते हैं? तो बताइए, नहीं तो सुनिए। वायदा कारोबार हो या वायदा मार्केट हो, इसका मतलब होता है, इसको एक और नाम से जानते हैं जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग कहा जाता है इसे। वायदा कारोबार को हम फ्यूचर ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि 2 पक्ष एक निश्चित तिथि डेट करते हैं और एक अपने ही आंतरिक रूप से अंतर्निहित संपत्ति जो होती है, वो पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदना और बेचना जानते हैं। उसी को कहते हैं वायदा कारोबार। क्लियर हो गए? तो ये अगर पूछे कि सर्वप्रथम में किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था, तो वो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने किया था। ये अच्छा था क्योंकि पहले ही निर्धारित कर देता था, पुराने मूल्य पे ले लेता था और नए मूल्य पे बेच देता था। तो ये वायदा कारोबार यही हुआ कि हम ले लिए भाई, फ्यूचर ट्रेडिंग फ्यूचर में ही ले लिए, फ्यूचर के लिए हम समझ गए कि फ्यूचर में अच्छा कमाई होगा, इसलिए कम दाम पे ले लो, आगे जाके बेच दो। तो वही हो गया राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज जो है ये काम किया था, शुरू किया था 2008 में। क्लियर हो गए? चलिए, पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के होते हैं? तो हम बताएंगे दीर्घकालिक होते हैं, 1 वर्ष से अधिक होते हैं। समझ गए? पूंजी बाजार अगर आ जाए तो समझ जाइए दीर्घकालिक, 1 वर्ष से अधिक होगा इसका समय। और किसका 1 वर्ष से कम था, बता सकते हैं? बताइए। तो हम जानते हैं मुद्रा बाजार का अल्पकालिक है ये। तो मुद्रा बाजार 1 वर्ष से कम और पूंजी बाजार 1 वर्ष से अधिक अवधि होती है, समय होता है। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन हो, मतलब 1 वर्ष हो, मतलब 365 दिन हो, तो 365 से अधिक हो क्या कहलाती है? बॉन्ड कहलाती है। लीजिए, पूंजी बाजार में क्या है, 1 वर्ष से अधिक होगा, है ना? तो अगर 365 दिन होता है साल में, तो 365 दिन से अधिक मतलब 1 साल से अधिक, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड होता है ना कि बॉन्ड भाई हम 2 साल का बॉन्ड लेंगे, 3 साल का बॉन्ड लेंगे, 4 साल का बॉन्ड, 1 साल से अधिक मतलब ज़्यादा है। चलिए, आगे बात करते हैं। आगे है कि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव, जिसे आईपीओ बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है? प्रारंभिक सार्वजनिक और प्रस्ताव के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? तो हम बताएंगे सऊदी, क्या है? सऊदी अरामको। अरामको, अरामको जो है, सऊदी अरामको जो है एक कंपनी है जो कि पूंजी जुटाने में सर्वाधिक रूप से विश्व में ज़्यादा है, जो कि आईपीओ के माध्यम से, ठीक है? प्रारंभिक जो सार्वजनिक जो प्रस्ताव है उससे। प्रस्ताव सुनिए, अब है कि बुलिश, बुलिश और बियरिश, क्या बोलते हैं? बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से ही तो संबंधित है। शेयर बाजार से जो है कौन-कौन क्या-क्या संबंधित है, और ये दोनों ऑप्शन दे दें तो ठीक लगा क्या जाएगा? चलिए, सुनिए, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो है विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था, जिसकी स्थापना वर्ष 1602 में हॉकलैंड में की गई थी, जो कि वर्तमान में क्या है? नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। तो हॉकलैंड जो कि वर्तमान में नीदरलैंड में है। क्लियर हो गए? तो अगर पूछे कि एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज जो है विश्व का क्या था? प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था, ठीक है? जिसकी स्थापना वर्ष 1602 में की गई थी, वो भी हॉकलैंड में, जिसे हम वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप बोल दीजिए। चलिए, अब बात करते हैं सुपरमार्केट।
सुपर बाजार का नाम सुने होंगे। इससे क्या तात्पर्य है पता है? सुपरमार्केट जो खुलता है उसमें है कि खुदरा बिक्री जो विक्रीय जो है संगठन होते हैं। खुदरा रूप से बिखरा रूप से रहेगा सुपरमार्केट में, है ना? सभी प्रकार के आपको वहाँ वैरायटी मिलेंगी। तो वो सुपरमार्केट हो गया। तो सुपरमार्केट से मतलब है खुदरा विक्रय संगठन, यही दिया रहेगा। चलिए ये बात है। अब जैसे मानव पूंजी की बात करें, ह्यूमन कैपिटल की बात करें, तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग क्या जो है अग्रसारित करता है? तो कुशलता में विकास की बात करता है। अग्रसारित करने का मतलब कि बढ़ावा की ओर दे रहा है। ठीक है? मानव पूंजी अगर बढ़ता है तो उसमें नॉर्मल बात है कि एक्सचेंज जो हो रहे हैं, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वो होंगे तो कुशलता में विकास की ओर होगा, डेवलप्ड होंगे। मानव का अगर पूंजी बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा नहीं जी, कमेगा तो नहीं, तो ही कुशलता में विकास होगा। अपने जीवन में तरक्की होगी, वो मानव पूंजी हो गया। सिंपल शब्द है, बस ये शब्द को घुमाया है। अब जैसे गिल्ट एसेट, गिल्ट एसेट जो है बाजार किससे संबंधित है पता है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। मतलब सरकारी जो भी प्रोडक्ट हैं या सरकारी जो भी आते हैं या सरकार का कुछ भी सामान है, वो सब आ जाएँगे, उसे हम कहेंगे गिल्ट एसेट कहेंगे। क्लियर हो गए? चलिए, तो एक तरह से उसका अलग तरह से का मार्केट है। चलिए, और सुन लीजिए, भारत का औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन किस रूप में कार्य करता है? तो विकास बैंक के रूप में कार्य करता है, डेवलपमेंट बैंक के रूप में कार्य करता है। तो अगर भारत का औद्योगिक वित्त निगम अगर पूछे कि किस रूप में काम करेगा, तो भाई डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम करेगा, विकास बैंक के रूप में काम करेगा। जैसे हमारा सरकार के लिए चलता है गिल्ट एजेड बाजार, है ना? उसी तरह। जैसे देखिए बहुत शब्द आ रहा होगा प्रतिभूतियों, प्रतिभूति, है ना? तो ये जो प्रतिभूतियाँ होती है, ये कहने का मतलब होता है कि इसका जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी, सुरक्षा रखने वाला, ये काम को हम प्रतिभूति बोलते हैं। आगे सुनिए, बाजार अर्थव्यवस्था, जिसे मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, का प्रबल समर्थन किसने किया था? मतलब बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन कौन किया था, सपोर्ट कौन किया था बड़े स्तर पर? तो एडम स्मिथ तो थे ही, इनका नाम बहुत आता है, एडम स्मिथ थे। वह इनके सहयोगी कह सकते हैं, इनके सपोर्टर कह सकते हैं। रिकार्डो जेके गैल्ब्रेथ ने किए थे। तो रिकार्डो जेके, यहाँ पे जेके कर देता हूँ, गैल्ब्रेथ ने किए थे। दोनों मिलकर किए थे बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन। बाजार एक आर्थिक प्राकृतिक है, याद रखना है, नेचर है। यह किस ओर रुझान उत्पन्न करती है? तो ये करता है उपभोक्तावाद की ओर करता है, मतलब कंज्यूमर की ओर करता है। उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। अब देखिए कोई बाजार क्रेता, कोई बाजार क्रेता, जिसे क्रेता मतलब खरीदने वाला, बाय करने वाला, तो कब कहलाता है? जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। जब मांग है और उससे पूर्ति अधिक हो जाए तो वो हो जाता है क्रेता। अगर आपसे पूछे कि किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा? अगर मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर है, मार्केट का रेट है, ठीक है, वो घटाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अर्थव्यवस्था में निवेश जो व्यय किया जाता है, जो दिया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, व्यय को बढ़ाएगा। क्या कर दिएगा? इन्वेस्टमेंट को, व्यय को बढ़ा देगा। मतलब व्यय मतलब खर्च को बढ़ा देगा, और क्या कहिएगा, है ना? व्यय को बढ़ा देगा। अगर पूछे कंपनी में डिबेंचर, डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? तो लेनदार को। डिबेंचर कौन होते हैं? लेनदार, लेने वाले बेचारे। कि भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हम बताएंगे जेवी रामकृष्ण थे। ये बोल दीजिएगा, जेवी रामकृष्ण क्या थे? वो भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं, उसे क्या कहते हैं या क्या कहलाएगा? तो स्टैग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टैग। तो हम सुने होंगे स्टैगफ्लेशन, नाम सुने थे ना? स्टैगफ्लेशन का नाम सुने थे, तो वही स्टैग कहलाता है। अगर मान लीजिए द्वितीयक बाजार मार्केट में, द्वितीय जो मार्केट होता है, उसके हम नहीं लगाना चाहेंगे और चाहेंगे कि हम भाई जो प्राथमिक जो बाजार है, जो कि हम पढ़े थे, तो प्राथमिक बाजार में हम निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हमको वो पसंद है, तो उसे हम कहेंगे स्टैग।
क्या कहेंगे? स्टैक कहेंगे। भाई हमको ये लगाइए, दोनों में नहीं लगाना है और द्वितीय में तो लगाना ही नहीं है, हमको प्रथम में ही लगाना है। चलिए ये बात होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन जो है, प्रचालन से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है, यही पूछ रहा है आपसे। तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों, मतलब सरकारी जो सिक्योरिटी है, सरकारी जो भी है, के क्रय और विक्रय से संबंधित होगा। तो आरबीआई द्वारा जो सरकारी प्रतिभूतियां होती है, उसके क्रय और विक्रय से मतलब है, मतलब अगर सरकार का मान लीजिए स्टॉक है या बॉन्ड है, ये सब जो है दोनों के काम में कर सकता है आरबीआई द्वारा, क्रय और विक्रय करवा सकता है सरकार की। ठीक है, ये जान लीजिए। मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण, क्या नियंत्रण मतलब कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। रेगुलेशन और कंट्रोल, अगर दोनों शब्द आ जाए, वो हमारा अगर रोकने की बात हो, कंट्रोल करने की बात हो या रेगुलेशन की बात हो मुद्रा बाजार का, तो भारतीय रिजर्व बैंक को टिक लगा के आ जाएगा, क्योंकि उसी के द्वारा होगा, आरबीआई द्वारा। चलिए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में, मतलब 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो पूंजी निवेश के लिए की गई थी, मतलब पूंजी विनिवेश के लिए की गई थी, निवेश के लिए नहीं, पूंजी विनिवेश मतलब डिस इन्वेस्टमेंट के लिए की गई थी, कैपिटल डिस इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, उसके लिए की गई थी। कब? 1993 में, 1993 में। अब देखिए ये जो है S&P 500 किससे संबंधित है? ऐसे अगर सिंबल आ जाए, एस आ जाए, ये सिंबल आ जाए और 500 आ जाए, एंड का सिंबल याद रखिएगा। किससे संबंधित है? तो बड़ी कंपनी के स्टॉक सूची से संबंधित है, सूचक से संबंधित है। ठीक है, बड़ी कंपनी का स्टॉक होता है ना, उससे। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है, हम जानते हैं। अगर भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार अगर पूछे तो मुंबई चले जाइए, वहीं तो मार है। भारतीय प्रतिभूति या क्या बोलते हैं, विनिमय मतलब एक्सचेंज बोर्ड, जिसे हम सेबी बोलते हैं, कहाँ है मुख्यालय? तो हम बताएंगे मुंबई में। तो सेबी का मुख्यालय पूछे तो मुंबई में। भारत में जो सेबी है उसका मुख्यालय पूछेगा तो बता दिएगा मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम राष्ट्रीय शेयर बाजार बोलते हैं, ऑफ इंडिया के प्रवर्तक जो हैं भारतीय स्टेट बैंक मतलब SBI, LIC और GIC तथा क्या है, IDBI है। समझ गए? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक के रूप में पूछे तो भारत का स्टेट बैंक SBI, LIC, GIC क्या है, LIC, GIC तथा IDBI है। ये सब जो है इसका क्या बोलते हैं, प्रवर्तक के रूप में काम करते हैं, याद रखना है। किसका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। चलिए और भी जान लीजिए कि शेयर बाजार में चलने वाला बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित या विनियमित करता है? तो कंट्रोल और रेगुलेशन करती है तो सेबी ही तो करती है। और भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जैसे सेबी को हम लोग बोलते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना संसद द्वारा पारित बीमा अधिनियम 1956 कब? 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मतलब 1956 के अधिनियम के तहत ही आया था और 1 सितंबर 1956 को ही हुई थी। इसका मुख्यालय अगर पूछे LIC का तो हम बताएंगे कहाँ, जिसे भारतीय जीवन बीमा बोलते हैं, शॉर्ट में LIC बोलते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई है, बस याद रखिएगा। समय काल पूछे तो मतलब कब आया था, तो 1 सितंबर 1956 को। और सुनिए, भारत के प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? तो हम बताएंगे राष्ट्रीय शेयर बाजार करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करता है, सबसे ज़्यादा करता है। भारत में अगर प्रमुख शेयर बाजार रो में सर्वाधिक अगर कारोबार कर रहा है तो राष्ट्रीय शेयर बाजार कर रहा है। इसलिए शेयर बाजार अब देख रहे हैं घर घर में घुस गया है। इनसाइडर ट्रेनिंग, इनसाइडर ट्रेनिंग का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से ही तो है, स्टॉक एक्सचेंज से ही तो है। इनसाइडर ट्रेनिंग इसे बोला जाता है, इनसाइड में आपको मिलता रहेगा। एक्चुअरी शब्द किससे संबंधित है? तो बीमा से संबंधित है, एक्चुअरी। और सुनिए, विश्वसनीय प्रतिभूतियों मतलब सिक्योरिटी जो होते हैं, सिक्योरिटीज ऐसे बोलते हैं हम लोग, प्रतिभूतियां हैं ना इसलिए। तो विश्वसनीय मतलब रिलायबल सिक्योरिटीज
से क्या तात्पर्य है? तो हम बताएँगे ऐसे शेयर बाज़ार जिन पर लगातार ऊँची दर का लाभ हो, तभी उसे हम विश्वसनीय प्रतिभूति कहेंगे। विश्वसनीय मतलब विश्वास है कि भाई इसमें हम इनकम करेंगे तो करेंगे। चलिए, और एक शब्द है कि दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट का नाम सुने होंगे, कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। भारत में ट्रेजरी बिल भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़ के लिए जारी किया जाता है। मतलब 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किया जाता है। बता सकते हैं तो ट्रेजरी बिल बोला जाता है। समय बताया जाता है, अवधि बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? तो डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं जिसे हार्ड करेंसी बोलते हैं, अनुपलब्धता से संबंधित है। समझ गए? याद रखना है। अगर बात करें भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसे IRDA बोला जाता है। अगर देखा जाए IRDA की स्थापना कब की गई थी? तो अप्रैल 2000 में की गई थी। तो अप्रैल 2000 में किसकी की गई? तो IRDA का किया गया था। अगर मैं बात करूं किसान क्रेडिट कार्ड जिसे KCC योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो वर्ष कब? 1998 से लेके 1999 तक की गई थी, आरंभ किया गया था। RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हम बताएं किस क्षेत्र से, अगर पूछ दे तो क्या बताइएगा? बीमा क्षेत्र से संबंधित है। चलिए, बीमा LIC से। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे क्रिसियल है। क्या है? क्रिसियल है, जो कि वर्ष 1987 की बात होती है। क्रिसियल जो है एक क्या है? वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की शाखा की स्थिति का मूल्यांकन करती है। शाखा मतलब होता है ब्रांच, उसकी ब्रांच का स्थिति का मूल्यांकन करने का काम करती है क्रिसियल। इसकी अगर बोले कि कब आया था तो 1987 समय काल बताया जाता है। तो ये सबसे पुराना क्रेडिट रेटिंग संस्था है, रेटिंग देते रहता है, ये मूल्यांकन करते रहता है। भारत में कौन सी संख्या जो है सहयोगी निधियों का नियमन करती है? तो सेबी ही तो करती है। सेबी ही ऐसा है जो कि सहयोगी निधि का नियमन करते रहती है। अगर पूछे कि सेबी अधिनियम जो आया था, सेबी एक्ट आया था, किस वर्ष पारित हुआ था? तो हम बताएंगे वर्ष 1992 में आया था। वर्ष 1992 में जो है सेबी आया था, सेबी अधिनियम आया था। क्लियर? चलिए, ये तो बात हम समझ गए। अब थोड़ा सा पॉइंट सुन लीजिए। देखिए, पूंजी बाजार, ठीक है, पूंजी बाजार और उद्योग जगत में जो है प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनी को अगर पूछे तो ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। और कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है उसके बारे में चलिए जानते हैं, और स्थापना जानते हैं, मुख्यालय जानते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जिसे हम S&P बोलते हैं, जिसे हम ऊपर पढ़े थे, क्योंकि मैंने आपसे पूछा था। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ये एक तरह से कौन सी एजेंसी है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना पूछे तो 1860। देखिए, 1860 में तुम मानते हैं, और 1941 में क्या हुआ? इसका पुनर्संगठन हुआ था। 1941 में अगर बात करें तो इसका पुनर्संगठन हुआ, तो फिर से बना था, इसका नया संगठन बना था, नए रूप में, पुराना वाला ही। तो सबसे पहले 1860 में बताइएगा, उसके बाद 1941 में इसका पुनर्निर्माण करिए, पुनर्संगठन करिए। इसका अगर मुख्यालय पूछे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का, तो हम बताएंगे न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ? अमेरिका में। चलिए, ये समझ गया। अब देखिए, मूडीज क्या है? मूडीज भी क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और इसकी स्थापना पूछे मूडीज का तो 1909 में हुआ था। ठीक है, 1909 में हुआ था। और इसका मुख्यालय पूछे तो न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था। तो न्यूयॉर्क में 2 हुए, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का हुआ और मूडीज का भी हुआ मुख्यालय।
अब वो भी अमेरिका में ही है ये। और फिच भी देखा जाए तो न्यूयॉर्क में ही है और लंदन, दोनों में है। और फिच क्या है? ये एक तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ही है। इसकी स्थापना 1914 में किया गया था, याद रखना है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और लंदन दोनों बताया जाता है। अब देखिए, कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जिसे IDR बोलते हैं, के रूप में सूचीबद्ध है? तो वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। याद रखिएगा, चार्टर्ड बैंक जिसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, जो कि IDR के रूप में सूचित है। तो IDR के रूप में सूचित जो है उसे हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बोलते हैं, जो कि ये एकमात्र विदेशी कंपनी है जो कि भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में जानी जाती है, मतलब IDR के रूप में सूचित है। अब देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचांक, जिसे मतलब सेंसेरी इंडेक्स बोलते हैं, क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाएगा, नॉर्मल बात है। चलिए, ये तो नॉर्मल है। अगर पूछे लंदन मनी मार्केट द्वारा जो है, क्या है? लीबोर, क्या बोलते हैं? लीबोर, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट को कब समाप्त कर दिया गया? तो 2021 में समाप्त कर दिया गया, मतलब 2021 में समाप्त हो गया लंदन मनी मार्केट जो था। लंदन मनी मार्केट द्वारा लिबोर जो था वो समाप्त कर दिया गया। कब? बस 2021 में। अब देखिए, यहाँ पर सुन लीजिए, लिबोर को समाप्त कर इसके स्थान पर मुख्यतः क्या आ गया? सोफर आ गया। रेट का प्रयोग किया जा रहा है। नॉर्मल बात है कि अगर लिबोर को हटाकर क्या आ गया? सोफर आ गया। बस इतना जान लीजिए और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, यहाँ पे जानते हैं कि ISO, जिसे हम ISO 9001 रेशियो 2000 प्रमाण पत्र, ठीक है, 2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज जो है कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे BSE बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये दूसरा है। ये जो है IS, ये सब जो है ना प्रमाण एक पत्र है, ये एक तरह से सर्टिफिकेट है जो कि भारत की कंपनी को मिला है। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मिला है और विश्व का दूसरा है और भारत का पहला है। सरकार ने जो है बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है? तो बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण को जो है गठन किया है, जिसे हम IRDA बोलते हैं। तो IRDA का जो है गठन किया गया है, वो भी बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया गया है और वही सरकार ने किया है। चलिए, अब यहाँ पे IRDA हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे IRDA तो पढ़े थे, यहाँ पे आई लग गया, मतलब इंडिया। तो DAI का गठन जो है किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था? तो ये मल्होत्रा समिति के सिफारिश पे किया गया था। ये तो हम समझ गए। अगर आपसे पूछे भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां, ठीक है, रेगुलेटरी पावर सौंपी है? तो हम बताएंगे सेबी को सौंपी गई है। किसे? सेबी को। सेबी का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं निक्की किससे संबंधित है? तो निक्की जो है टोक्यो, जो कि जापान में है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में एक मूल्य सूचांक से संबंधित है, मूल्य इंडेक्स से संबंधित है। तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में जो है एक हिस्सा है, अंश है, उसका एक सूचांक है निक्की, जो कि टोक्यो किसकी कंपनी है? जापान की कंपनी। चलिए, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा ये जानते हैं कि विश्व के प्रमुख संवेदी जो सूचांक हैं, ठीक है, सेंसियरी जो इंडेक्स है, उसकी हम बात करते हैं विश्व में। तो जैसे देख लीजिए, देश है, संवेदी सूचांक है, देश है और संवेदी सूचांक है। अमेरिका का जो संवेदी सूचांक जो है, वहाँ का संवेदी का मतलब अमेरिका का, तो उसका नाम पता है क्या है? इसे हम बोलते हैं नैस्डैक बोलते हैं, नैस्डैक बोला जाता है। और अगर ब्राजील का पूछे, तो ब्राजील का अगर पूछे संवेदी सूचांक पूछते, तो आपको बता देना क्या है? बोबेस्पा। क्या बोलेगा? बोबेस्पा इंडेक्स बता दीजिएगा। बोबेस्पा अगर इंडेक्स पूछे किसका है, तो ब्राजील का है।
अगर नेस्टेक इंडेक्स पूछे तो अमेरिका को टिक लगा के आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का पूछे तो ऑल ऑर्डिनरीज लगा के आ जाएगा, इंडेक्स लगा के आ जाएगा। दक्षिण कोरिया का पूछे तो कोस्पी इंडेक्स टिक लगा के आ जाएगा। अगर चीन का पूछे तो संघाई, चीन का संघाई कंपोजिट टिक लगा के आ जाएगा, कंपोजिट इंडेक्स टिक लगा के आ जाएगा। सिंगापुर का पूछे तो स्ट्रीट्स टाइम लगा के आ जाएगा। सीएससी कंपनी अगर पूछे, सीएससी इंडेक्स अगर पूछे तो फ्रांस का बता दीजिएगा, फ्रांस का है, फ्रांस देश का है। जर्मनी का डेक्स बोलते हैं, DAX अगर आ जाए इंडेक्स तो आप जर्मनी टिक लगा दीजिएगा। मिव टेल बता दीजिएगा, मिव टेल अगर पूछे जो इंडेक्स है वो बता दीजिएगा किसका, इटली का इंडेक्स जो संवेदी सेंसियर इंडेक्स का पूछे मिवटेल वो इटली का। अगर जापान का पूछे तो निक्की का नाम सुने हैं, निक्की जो कि संवेदी सूचांक है, ये मतलब इंडेक्स है ये। अगर हांगकांग का पूछे तो होंग शेंग बोल दीजिएगा, होंग शेंग, ये भी जो है इंडेक्स है, संवेदी सूचांक है, मतलब सेंसियर इंडेक्स है। और ब्रिटेन का पूछे तो FTSE बता दीजिएगा, FTSE बता दीजिएगा। अब जैसे आप उच्चारण कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। ये हो गया हमारा वित्तीय मार्केट और मुद्रास्फीति समाप्त। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा कर संचार, टैक्स स्ट्रक्चर, और कल जो है लगभग मैं कोशिश करूंगा कि खत्म हो जाए। चलिए मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।